हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज लेकर के आए हैं, जो कि बायो का होने जा रहा। बायोलॉजी का देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है बायोलॉजी, जिसका 2 नंबर्स का यानी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि 2 मार्क्स का एग्जाम में पूछता है, वो क्वेश्चन हम आज लेकर के आए हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, और देख सकते हैं बहुत ही हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम में यहाँ पे लिखा होगा। देख सकते हैं ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, और यहाँ देख सकते हैं इसी क्वेश्चन को सेम चीज ये इंग्लिश मीडियम में भी लिखा हुआ है, यानी इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तो ये दोनों स्टूडेंट्स इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं। तो देख सकते हैं अगर चैनल पे कोई भी स्टूडेंट्स नए आए हो, नए ज्वाइन किए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, और मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज करके इस पीडीएफ को भी ले सकते हैं, जो नंबर है 7970920693। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके आप पीडीएफ को बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क, कोई पेमेंट नहीं लगेगा। तो देख सकते हैं आप क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देख सकते हैं आप लोग के सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि युग्मक जनन और भ्रूणोद्भव के बीच में क्या अंतर है। तो देख सकते हैं दोनों के अंतर को डिवाइड किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं इधर लिखा हुआ है युग्मक जनक, इधर लिखा है भ्रूणोद्भव। तो यहाँ जो एक नंबर कहता है कि पहला अंतर क्या, कि युग्मक बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक जनन किसे कहते हैं, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो ये भी कह सकते हो कि युग्मक बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं, और इस प्रक्रिया में नर और मादा दोनों युग्मक बनते हैं। यानी कि इस यहाँ से पूछ सकता है अगर युग्मक युग्मक जनन किसे कहते हैं, सिंपल इसी पूछ दे तो तुमको क्या कहना है कि युग्मक बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं, और इस प्रक्रिया में नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों बनते हैं। अब यहाँ पे जो आया भ्रूणोद्भव, तो इसमें क्या कहता है कि जाइगोट से भ्रूण बनने की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव कहा जाता है। इस प्रक्रिया में जाइगोट की कोशिकाएं का विभाजन होता। इस प्रक्रिया में क्या होता है, जाइगोट की कोशिका का विभाजन होता। इसका दूसरा देख सकते हैं अंतर नंबर 2 क्या कहता है, तो अंतर 2 है कि इस प्रक्रिया में मियोसिस प्रक्रिया, इस प्रक्रिया में मियोसिस प्रक्रिया द्वारा द्विगुणित मियोसाइट्स से नर एवं मादा युग्मक का निर्माण होता है। अब नर और मादा युग्मक का निर्माण कैसे होता है इस प्रक्रिया के द्वारा, तो देख सकते हैं कि मियोसिस प्रक्रिया के द्वारा द्विगुणित मियोसाइट्स से नर और मादा युग्मक का निर्माण होता। देख सकते हैं इधर क्या होता कि यह प्रक्रिया द्वारा द्विगुणित जाइगोट बार बार माइटोटिक कोशिका विभाजन के फल स्वरूप भ्रूण का निर्माण होता है। यानी भ्रूण का निर्माण किसके विभाजन के फल स्वरूप होता, तो माइटोटिक कोशिका के विभाजन के फलस्वरूप भ्रूण का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। एकदम आसानी से हर एक क्वेश्चन को बिना वीडियो को स्किप किए अगर देखते हैं तो 100% आपके माइंड में सेट हो जाएगा क्वेश्चन। और यहाँ से अगर और इस पीडीएफ को लेकर के 1-2 बार अगर पढ़ लेते हैं तो 100% एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटने वाला। और इस प्रकार से बहुत सारे हम वीडियो लेकर के आए जो कि 2 नंबर के लिए एग्जाम में जो 2 नंबर का पूछता है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में ऑलरेडी पूछ चुका है और पूछने की भी संभावना है। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि लिखा हुआ है अनिषेक जनन से आप क्या समझते हैं। सबसे बेस्ट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, अनिषेक जनन किसको कहेंगे, तो कुछ प्राणी जैसे रोटीफर्स, मधुमक्खी, पक्षी, कुछ प्राणी दिया गया जिसका एग्जाम्पल देख सकते हैं रोटीफर्स, मधुमक्खी और पक्षी आदि में बिना निषेचन की क्रिया संपन्न हुए ही नए जीव का निर्माण हो जाता। यहाँ कह सकता है कि कुछ प्राणी में बिना निषेचन की क्रिया के संपन्न हुए नए जीव का निर्माण होता। यानी कि यहाँ निषेचन की क्रिया नहीं होती है, कुछ ऐसे जीव होते हैं जिसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है और नए जीव का निर्माण भी हो जाता। जैसे देख सकते हैं कि मधुमक्खी है, पक्षी है और रेटिफर्स है, ये सब कुछ है जिसमें
तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, अनिषेक जनन, यानी कि जिस प्राणी में बिना निषेचन के नए जीव का निर्माण होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, अनिषेक जनन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहता, एंटीबॉडी के कार्य को उल्लेख करें, यानी एंटीबॉडी के कार्य का उल्लेख कैसे करेंगे, तो देख सकते हैं एंटीबॉडी के निम्नलिखित कार्य करता, एंटीबॉडी है जो निम्नलिखित कार्य करता, और वो क्या क्या कार्य करता वो देख सकते हैं। पहला कार्य क्या है इसका, कि जीवाणु को एंटीबॉडी इस तरह से आवृत ढक देता है। कहता है कि जीवाणु जो होता है उसे एंटीबॉडी है कुछ इस प्रकार से, यानी आवृत ढक देता है इस तरह से, जिससे फैगोसाइट उसे पहचान सकता, यानी फैगोसाइट जो होता उसे आसानी से पहचान लेता। किसे, जब जीवाणु को एंटीबॉडी जब ढक देता आवृत से, तब उसको आसानी से पहचान जाता। इसे आइसोनाइजेशन कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, आइसोनाइजेशन। ठीक है, कहता है यहाँ कि जीवाणु को एंटीबॉडी इस तरह से आवृत ढक देता जिससे फैगोसाइट उसे पहचान सकता, और इसे हम आइसोनाइजेशन भी कहते हैं। देखते हैं दूसरा कार्य इसका क्या, तो एंटीबॉडी बैक्टीरिया द्वारा स्रावित विषाक्त पदार्थ को उदासीन बना देता, यानी एंटीबॉडी जो है वो बैक्टीरिया के द्वारा विषाक्त पदार्थ, यानी खतरनाक, जो कहते हैं विषाक्त का मतलब जहरीला होता है, यानी जहरीले पदार्थ को उदासीन बना देता है। जो बैक्टीरिया के द्वारा जहरीला पदार्थ होता है उसको क्या करता है, एंटीबॉडी है जो वो उदासीन बना देता, इसे हम उदासीनता भी कहते हैं। उदासीनता किसे कहते हैं, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि उदासीनता किसको कहेंगे, तो एंटीबॉडी बैक्टीरिया द्वारा स्रावित हानिकारक पदार्थ जिसको कहते हैं विषाक्त पदार्थ को उदासीन बना देता है, तो उसे हम उदासीनता कहते हैं। कार्य नंबर 3 इसका देखते हैं कि एंटीबॉडी एंटीजन से संयुक्त होकर बृहत आकार अघुलनशील जटिल पदार्थ तैयार करता। कहता है कि एंटीबॉडी जो है वो एंटीजन से संयुक्त होकर बृहत आकार यानी बड़े आकार के अघुलनशील जटिल पदार्थ का निर्माण करता है, जो एंटीजन के विशेष जैव कार्य में बाधा पहुंचाता, यानी बाधा पहुंचाने का मतलब रोक डालता। इसे हम एग्लूटिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एग्लूटिनेशन। ठीक है, यहाँ पे 3 कार्य इसका देख चुके हैं, एंटीबॉडी का 3 कार्य कौन कौन से हैं वो देख चुके हैं। इसका पीडीएफ ले लेंगे और इसे 1 से 2 बार अगर घर पे पढ़ लेते हैं तो 100% ये सब क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। वीडियो को जैसे ही देखें वैसे ही आप व्हाट्सअप कर दीजिए हमको मैसेज पे, और वहां से पीडीएफ ले लीजिए इसका, और तुरंत वीडियो देखने के तुरंत जस्ट बाद इसको 1 से 2 बार पढ़ लीजिए, तो आपको बिल्कुल इसकी तैयारी हो जाएगी। अब यहाँ देखते हैं सहलगनता और विनिमय में क्या अंतर है। यहाँ भी देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सहलगनता और विनिमय में क्या अंतर है। तो इसका अंतर देख सकते हैं 2 पार्ट्स में डिवाइड है, इधर लिखा हुआ है सहलगनता और इधर विनिमय। तो सहलगनता की ओर पहला देखते हैं कि पहला अंतर क्या है दोनों में। तो कहता है कि सहलगनता किसी गुणसूत्र के जीन्स को साथ साथ रखती है। यहाँ जीन्स का मतलब पहनने वाला जीन्स मत समझ लेना दोस्त, ये जीन्स जो है ये जीन होना चाहिए, जो कि जीन्स लिखाया हुआ, तो इसको पहनने वाला जीन्स ना समझे कोई, ये क्या है, जीन है। क्या, जीन। तो ये जीन यहाँ पे पढ़ना, इसको जीन्स ना बल्कि क्या पढ़ना है, जीन पढ़ना। ठीक है, तो क्या कहता कि सहलगनता किसी गुणसूत्र के जीन को साथ साथ रखती है, और ये क्या कहता कि विनिमय गुणसूत्र के जीन को पृथक करता है, जिसे नए संयोग बनते हैं। यहाँ पे दोनों में बस थोड़ी सी अंतर है कि सहलगनता वो किसी भी गुणसूत्र के जीन को साथ साथ रखते हैं, यानी अपने साथ रखते हैं, लेकिन विनिमय का मतलब ही होता है अलग। तो क्या कहता है कि गुणसूत्र के जीन को अलग करता है, यानी पृथक करता, जिससे नए संयोग बनते हैं, यानी अलग एक संयोग बनते हैं। यहाँ देख सकते हैं 2 में क्या कहता, जीन के पास स्थित होने पर सहलगनता की तीव्रता क्या होती है,
बढ़ती है, यानी अगर जिन के पास स्थित हो तो उसकी सहलगनता क्या है, वो बढ़ जाती है। और यहाँ देख सकते हैं जिन के अधिक समीप होने पर विनिमय की आवृत्ति क्या होती है, घट जाती है। यानी जिन के समीप रहेंगे, ज्यादा समीप रहेंगे यानी ज्यादा नजदीक रहेंगे तो क्या होगा, विनिमय की आवृत्ति घट जाएगी। यहाँ देख सकते हैं थर्ड अंतर क्या, किसके द्वारा जनन लक्षण संतति में बने रहते हैं। इसमें कहता है कि जनक लक्षण यानी जनक का जो लक्षण होता है वो संतान में भी उपस्थित रहता है। यानी जनक का मतलब हो गया माता पिता के जो लक्षण होते हैं वो उनके पुत्र में यानी संतान में भी बने रहते हैं। लेकिन विनिमय का मतलब हो गया कि ये संतान में जनक लक्षण को बदल देते हैं। यानी जैसे जनक उनके होते हैं, जनक का गुण संतान में नहीं आता। ये हो गया विनिमय का मतलब, यानी अलग होता है। यहाँ देख सकते हैं चौथा अंतर क्या है कि आनुवांशिकी विज्ञान द्वारा जीवों के नई प्रजाति का निर्माण को रोकते हैं। ये जो है सहलगनता वो आनुवांशिकी विज्ञों द्वारा जीवों की नई प्रजाति को रोकते हैं। लेकिन ये विनिमय जो है ये नई प्रजाति के निर्माण में सहायक होते हैं। ये नई प्रजाति के कहता है नई प्रजाति के निर्माण में सहायक नहीं होते हैं और ये सहायक होते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं सामने आ गया। देख सकते हैं आप कि जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत को लिखना। जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत को लिखना, यहाँ लिखा हुआ है कि जैव प्रौद्योगिकी के विकास में 2 प्रमुख तकनीक का योगदान है। अब वो कौन कौन से योगदान तकनीक है, पहला तकनीक है कि आनुवांशिकी अभियांत्रिकी और दूसरा है रासायनिक अभियांत्रिकी। तो पहला जो देखते हैं आनुवांशिकी अभियांत्रिकी, जो क्या कहता कि आनुवांशिकी अभियांत्रिकी वह प्रौद्योगिकी है जिसके द्वारा किसी भी जीवन में डीएनए या जीन निकालकर किसी अन्य जीव के जीन के साथ युग्मित किया जा सकता है। ये जो कहता है कि आनुवांशिकी यांत्रिकी जो है वो ऐसा प्रौद्योगिकी है, वह प्रौद्योगिकी है जिसके द्वारा किसी भी जीव के डीएनए और जीन को किसी अन्य जीव के जीन के साथ युग्मित कर सकते हैं यानी जोड़ सकते हैं। इसको दूसरे शब्दों में क्या कहा जाता है, आनुवांशिकी अभियांत्रिकी को युग्मित डीएनए प्रौद्योगिकी भी कहा जाता है। यानी इसमें कहता है कि जिसके द्वारा यानी आनुवांशिकी अभियांत्रिक के द्वारा कह सकते हो कि किसी भी जीवन से डीएनए या जीन निकालकर किसी अन्य जीव के जीन के साथ जोड़ सकते हैं यानी युग्मित कर सकते हैं। और ये दूसरा देख सकते हैं रासायनिक अभियांत्रिकी क्या है। तो रासायनिक अभियांत्रिकी जो है वो कहता प्रक्रमों से रोगाणुहित यानी रोगाणुहित वातावरण बनाकर केवल वांछित सूक्ष्मजीव को सुकेंद्रिक की कोशिका में वृद्धि कर अधिक मात्रा में जैव प्रौद्योगिकी का उत्पादन का निर्माण किया जाता। यहाँ पे कहा कि प्रक्रमों में यानी कि रासायनिक अभियांत्रिकी में रोगाणुहित वातावरण बनाकर केवल वांछित सूक्ष्म, ये जो है रोगाणुहित वातावरण बनाकर क्या कहता कि केवल वांछित सूक्ष्मजीव, सभी सूक्ष्मजीव के लिए नहीं, केवल वांछित सूक्ष्मजीव के लिए को संकेंद्रिकी कोशिका में वृद्धि कर अधिक मात्रा में जैव प्रौद्योगिकी उत्पादन का निर्माण किया जाता। जैसे कह सकते एंटीबायोटिक्स, टीके और एंजाइम का उत्पादन। ये सब जो है रासायनिक यानी कि केमिकल अभियांत्रिकी है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्वनि प्रदूषण का नियंत्रण के उपाय लिखना है बाबू। ध्वनि प्रदूषण का नियंत्रण बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। तो ध्वनि प्रदूषण के सबसे पहला कोई भी क्वेश्चन बनाए तो सबसे पहले अंतर पूछे या फिर उसका मतलब उपयोग पूछे, गुण पूछे, तो सबसे फर्स्ट लाइन यही होना चाहिए, उसके गुण निम्नलिखित है, उसके उपाय निम्नलिखित है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ कि ध्वनि प्रदूषण के अब नियंत्रण करने के उपाय निम्नलिखित है। उपाय नंबर 1 देख सकते हैं कि अधिक शोर पैदा करने वाले मशीन के स्थान पर कम शोर पैदा करने वाले
मशीन को लगाना चाहिए। इसका कहने का मतलब कोई भी मशीन ऐसा चलता होगा तो देखते होगे कि कोई मशीन ज्यादा आवाज करता है, कभी कभी कोई बाइक भी चलता है, गाड़ी भी चलती है तो देखते होगे कोई गाड़ी ज्यादा आवाज करती है, तो अब उससे क्या होगा, ध्वनि प्रदूषण होती है। तो कहा जा रहा है कि अधिक शोर पैदा करने वाले यानी अधिक आवाज देने पैदा करने वाले मशीन के स्थान पे कम आवाज देने वाले, ये शोर का मतलब होता है आवाज, कम आवाज देने वाले मशीन लगाना चाहिए। यानी उस बाइक को अगर कोई गाड़ी ज्यादा आवाज दे रही है तो इसका मरम्मत कराना चाहिए, इसमें कम आवाज वाले मशीन को लगाना चाहिए। नंबर 2 देख सकते हैं कि आबादी से दूर औद्योगिकी इकाई को स्थापित की जानी चाहिए। यानी जहां ज्यादा संख्या में लोग हैं उसके दूर औद्योगिकी इकाई लगाना चाहिए, यानी औद्योगिक जो धंधे है वो जो मस चलता है, यानी कुछ फैक्ट्री वैक्ट्री लगानी चाहिए। वो कहाँ लगानी चाहिए, तो वो कुछ आबादी जहाँ पे मतलब खुला जगह पे लगाना चाहिए जिससे लोगों को कम नुकसान हो। नंबर 3 लाउड स्पीकर एवं तेज आवाज में पैदा करने वाले यंत्रों पर पूर्ण प्रतिबंध लगानी चाहिए। सब लोग जानते हैं कि लाउड स्पीकर और तेज आवाज पैदा करने वाले यंत्रों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ध्वनि प्रदूषण करते हैं। बट हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे नहीं। विदाउट लाउड स्पीकर कभी मान नहीं सकते हैं, क्योंकि लाउड स्पीकर क्या है बाबू, कि दशहरा, दिवाली, दुर्गा पूजा, ये सब के लिए लाउड स्पीकर तो जरूरी है। लाउड स्पीकर के बिना कोई कुछ तो करता नहीं है। अभी ही कुछ टाइम हुआ है कि दशहरा, दुर्गा पूजा है, हमेशा देखो इधर से उधर 24 घंटा लाउड स्पीकर बज रहा और वो भी फुल आवाज में। तो ये सब पर सरकार तो रोक लगाया है, बहुत बार देखते होगे इधर उधर छानबीन होती है, बट पूरी तरह से इस पे नहीं हो सकता, यानी प्रतिबंध नहीं लगा और नहीं लग पाएगा ऐसा लगता। तो फिर भी थोड़ा सा समझ बूझ कर ऐसे बजाएं। लाउड स्पीकर बजाना तो है ही, लेकिन थोड़ा अपने हिसाब से बजाएं ताकि ध्वनि प्रदूषण कम हो। ठीक है, क्वेश्चन देख सकते हैं 4 यहाँ पे। ध्वनि अवशोषक पदार्थों के प्रयोग पर जोर दिया जाना चाहिए। यानी ध्वनि अवशोषक पदार्थ जो है, यानी जो ध्वनि को अवशोषित कर सके, यानी ज्यादा आवाज है उसको आकर्षित कर सके, उसको अपने ओर निचोड़ सके, कहीं नहीं फैल सके, तो उसे पदार्थ पर वैसे प्रयोग पर जोर देना चाहिए। और लास्ट देख सकते हैं, ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए बने कानून पर कड़ाई अनुपालन होनी चाहिए। यानी जो ध्वनि प्रदूषण के लिए कानून बनता उसका अनुपालन तो सभी लोग लगभग करते हैं, बट पूरी तरह से नहीं करते। उसकी छानबीन भी पुलिस करती है, कर्मचारी करती है, बट वो भी पूरी तरह से ध्यान नहीं देती है, वो भी छोड़ देते हैं। इसीलिए ये कानून सफल नहीं हो पाता, 50% ही कानून सफल हो पाता। जैसे कि लाउड स्पीकर पर भी कानून लगा हुआ, बट उसकी इजाजत प्रशासन लोग ही दे देते हैं कि लाउड स्पीकर बजा सकते हो। तो अब लोग क्या करेगा, तो इस पे पूरी तरह से कभी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, बट थोड़ा सा समझ बूझ कर। अब देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ गया, यानी एंटीबॉडीज तथा इंटरफेरोन्स में अंतर बताना। अब इंटरफेरोन्स और एंटीबॉडीज में देख सकते हैं यहाँ पे अंतर आप लोग के सामने लिखा हुआ। तो लिखा हुआ क्या है, तो इंटरफेरोस में देख सकते हैं कि ये सूक्ष्मजीव से संक्रमित किसी भी कोशिका से स्रावित होते हैं। ये सूक्ष्मजीव से संक्रमित, यानी जो भी सूक्ष्मजीव से संक्रमित है वो सभी से कोशिका से स्रावित होते हैं, किसी भी कोशिका से स्रावित हो सकते हैं। और वो कोशिका कैसा होना चाहिए, सूक्ष्मजीव से संक्रमित होना चाहिए। लेकिन इसमें एंटीबॉडीज में क्या कहता कि ये केवल प्लाज्मा की बीटा कोशिकाओं से ही उत्पन्न होते हैं। एंटीबॉडी क्या कहता है कि ये केवल प्लाज्मा की बीटा कोशिका से ही उत्पन्न होती है। दूसरा अंतर देख सकते हैं कि ये तीव्र प्रतिक्रिया दर्शाते हैं किंतु अस्थायी सुरक्षा प्रदान करते हैं। यानी एक प्रतिक्रिया थोड़ी सी तेजी लाती है, लेकिन क्या कहता, अस्थायी सुरक्षा प्रदान करते हैं। यानी प्रक्रिया थोड़ी सी फास्ट होगी, सुरक्षा थोड़ा सा तुरंत होगा और चली जाएगी। लेकिन ये कहता क्या कि धीमी क्रिया से होती है, ये धीमी क्रिया वाले है लेकिन दीर्घकालीन सुरक्षा प्रदान करता है, यानी लंबे समय तक हमको सुरक्षित रखता है। कौन, एंटीबॉडीज। देख सकते हैं तीसरा अंतर, कोशिकाओं के अंदर क्रिया होती है। इंटरफेरोन्स में होता है कोशिका के अंदर
और यहाँ देख सकते हैं एंटीबॉडीज है जो कोशिका के बाहर कार्य करता है। अब देख सकते हैं अंतर नंबर 4 कि ये शरीर का द्वितीय रक्षा स्तर बनाते हैं और ये शरीर का तृतीय रक्षा स्तर बनाते हैं। एग्जाम में यहाँ से अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का पूछा गया तो आप बना सकते हैं कि कौन है जो शरीर के द्वितीय रक्षा स्तर प्रदान करता है। ऑप्शन में रहेगा तो डायरेक्टली मार देंगे क्या, इंटरफेरॉन्स। अब अगर पूछ दे तृतीयक रक्षा स्तर तो एंटीबॉडीज। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जलवाहित रोगों के रोकथाम के लिए आप क्या करेंगे। अब जलवाहित रोग किसको कहते हैं। अब जलवाहित कहने का मतलब जो दूषित जल है, जल बहता है, वो दूषित जल से जो रोग होता है हम लोग को, यानी दूषित जल के कारण भी रोग होता है, जैसे टाइफाइड, अतिसार, ये सब जो रोग है वो जो होता है किसके कारण होता है, दूषित जल के कारण होता है। टाइफाइड बहुत सारे लोगों को होता है। तो उसको क्या करना चाहिए, तो सिंपल सी बात, अगर दूषित जल से किसी को भी यानी किसी भी मनुष्य को या किसी भी जीव को अगर दूषित जल से नुकसान होता है यानी कोई भी बीमारी होता है, तो उसका सबसे पहला उपाय क्या कि वो दूषित जल से अगर ग्रसित है तो उसको स्वच्छ जल का उपयोग करना चाहिए। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ संदूषित जल वाहित रोगों जैसे टाइफाइड, अतिसार जैसे रोग को रोकथाम हेतु हमें क्या करना चाहिए, स्वच्छ जल का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में करना चाहिए। यानी कि अगर ऐसे रोग से ग्रसित कोई भी व्यक्ति है तो उसे सबसे पहले क्या किस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि उसके जो जल हो गए यानी वाटर वो बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट करें। अब अंतर किस में स्पष्ट करना बाबू, तो देख सकते हैं जन्मजात सहज प्रतिरक्षण और उपार्जित प्रतिलक्षण। यहाँ देख सकते हैं दो चीज दिया, एक जन्मजात प्रतिलक्षण जिसको सहज प्रतिलक्षण भी कह सकते हैं प्रतिरक्षण, और एक है उपार्जित प्रतिरक्षण। तो देख सकते हैं जन्मजात को ही सहज कहते हैं, एक प्रकार का अवशिष्ट रक्षा है। ये जो है जन्मजात प्रतिरक्षण है जो एक अवशिष्ट रक्षा है जो जन्म से मौजूद होता है, जबकि उपार्जित प्रतिरक्षण रोगजनक विशिष्ट है। इसमें प्राथमिक और द्वितीयक अनुक्रिया होती है जिसका अभिलक्षण स्मृति पर आधारित होती है। यहाँ कहने का मतलब यह हुआ कि जन्मजात सहज है जो एक प्रकार का अवशिष्ट रक्षा, यानी जो जन्म से मौजूद होता, जन्म से पहले सब रक्षा किया जाता, जिसको सहज कह सकते हैं, जिसको असहज का मतलब हो गया आसान, जो कि जन्म टाइम होता। लेकिन उपार्जित प्रतिरक्षण जो है वो रोग जनन विशिष्ट है, यानी जो रोग होता, यानी रोग होने पर जिसके द्वारा रक्षा होता है उसको हम क्या कहते हैं, रोग जनन मतलब उपार्जित प्रतिरक्षण कहते हैं, यानी उत्पन्न होने के बाद यानी संतान उत्पन्न होने के बाद कह सकते हो। जिसको इसमें कहता प्राथमिक और द्वितीयक अनुक्रिया दो, जिसका अभिलक्षण स्मृति पर आधारित है, यानी स्मृति पर आधारित है जिसका अभिलक्षण उसमें होता। अब देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता शुक्राणु जनन की प्रक्रिया के नियम में शामिल हार्मोन का नाम बताना। अब शुक्राणु जनन जो की प्रक्रिया यानी शुक्राणु जनन होता, उस प्रक्रिया में कौन कौन से हार्मोन कार्य करता है, यानी कौन कौन से हार्मोन शामिल होते हैं। तो देख सकते हैं कि शुक्राणु जनन प्रक्रिया के नियम में निम्न हार्मोन कार्य करते हैं। निम्न का मतलब नीचे लिखा हुआ है हार्मोन का नाम। तो देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ कि प्यूटरिट ग्रंथि द्वारा स्रावित, यानी प्यूटरिट ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन जिसको कहते हैं उदीप्ति पुत्कोदीपक हार्मोन, उदीप्ति पुत्कोदीपक हार्मोन जिसको कह सकते हैं FSH शॉर्ट में कहा जाता है, और इसको फुल फॉर्म पूछा जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। और तथा पित्त पिंडकर जिसको कह सकते हैं शॉर्ट में LH, इसको अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो ल्यूटोनाइजिंग हार्मोन कहा जाता है, जो कि हाइपोथैलेमस यानी अर्ध सचेतक द्वारा स्रावित गोनेडोट्रोपिन
रिलीजिंग हार्मोन के प्रभाव से स्रावित होता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि प्यूटरिट ग्रंथि के द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है उसको FSH कहते हैं, जिसका पूरा नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको हिंदी में कहा जाता है उद्दीप्ति पुतिकोदीपक हार्मोन। अब यहाँ देख सकते हैं तथा इसके अलावा है, मतलब प्यूटरिट ग्रंथि हो गया। अब इसके अलावा तथा देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि पीत पिंडकर, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, यानी शॉर्ट में बोला जाए तो कहता LH, जिसको इंग्लिश फुल फॉर्म पूछा जाए तो क्या कहता ल्यूटोनाइजिंग हार्मोन। अब कहता ये दोनों शामिल होते हैं, किसमें वो शामिल होते हैं, शुक्राणु जनन प्रक्रिया में शामिल होते हैं। अब ये जो हार्मोन है, ये जो कहता कि हाइपोथैलेमस द्वारा स्रावित गोनेडोट्रोपिक्स रिलीजिंग हार्मोन के प्रभाव से स्रावित होता है। ठीक है, ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का हो गया आंसर। यानी शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में कौन कौन से हार्मोन कार्य करते हैं, तो ये देख सकते हैं FSH, ALH, एक होता है क्या, देख सकते हैं इसके द्वारा स्रावित हार्मोन हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11, यौन संचारित रोग के संपर्क में आने से बचने के लिए कौन से उपाय अपनाना चाहिए। इस टाइम यौन संचारित रोग का संपर्क में आने से बचने के उपाय की बात बोला जा रहा, और यौन संचारित रोग की संख्या इस टाइम बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो यौन संचारित रोग के संपर्क में आने से बचने के निम्नलिखित उपाय है। निम्नलिखित का मतलब नीचे लिखा हुआ, और यहाँ देख सकते हैं 3 उपाय ऑलरेडी लिखा हुआ, जो कि सिर्फ आप पढ़कर याद कर सकते हैं। तो पहला उपाय क्या है कि किसी भी अनजान बहुत व्यक्ति से यौन संबंध नहीं रखना चाहिए। इसका कहने का मतलब यह हुआ कि किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ यौन संबंध नहीं रखना चाहिए। और कहने का मतलब यह हुआ बहुत व्यक्ति, कहने का मतलब एक से अधिक व्यक्ति, कितने लोग 2 4 10 के साथ भी यौन संबंध रखते हैं, जिसके कारण उसे यौन संचारित रोग हो सकते हैं। यौन संचारित रोग जैसे एड्स, ये सब रोग से ग्रसित हो सकते हैं। तो पहला इसका जो बताया गया वो क्या कहा गया कि किसी भी अनजान व्यक्ति से या बहुत व्यक्ति, कहने का मतलब अधिक व्यक्तियों से, 2 4 व्यक्ति, अधिक कहने का मतलब बहुत व्यक्ति, कहने का मतलब एक से अधिक 2 4 व्यक्ति के साथ यौन संबंध नहीं रखना चाहिए। सबसे पहला, अगर यौन संचारित रोग से बचना है तो। दूसरा नंबर क्या कहता कि मैथुन के समय सदैव कंडोम का इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कि जब मैथुन का कार्य करता है तो उस समय कंडोम का इस्तेमाल करना चाहिए। अब कंडोम का इस्तेमाल करते हैं तो आपको यौन संचारित रोग नहीं होगा। ठीक है, अब देख सकते हैं थर्ड क्या कहता, यदि कोई आशंका हो, अगर आपको कुछ ऐसा फील होता है तो तुरंत ही प्रारंभिक जांच के लिए किसी योग्य चिकित्सक से मिलकर रोग की पता करने के इलाज करें। ये इलाज करवाना चाहिए। यानी कहने का मतलब अगर आपको किसी भी प्रकार की आशंका होती है कि ऐसा वैसा, मतलब कुछ अंदर से लगता है, जैसे कि कभी कभी तबीयत ठीक नहीं रहती है तो लोगों को पता चलती है अंदर से कि मेरे साथ ऐसा बीमारी है कुछ, तो वो जाकर डॉक्टर से, यानी प्रारंभिक मतलब जो आपके नजदीकी डॉक्टर हैं, नजदीकी चिकित्सक है, वहां से जाकर आप मिल सकते हैं और वो अपने फीलिंग्स को बता सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर कुछ इस प्रकार से हो रहा, तो हम क्या करें। तो इस प्रकार से जाकर आप बताइए और वहां जाकर इलाज आप करवा सकते हैं। इलाज करवाना जरूरी है, क्योंकि अगर ये सब जो रोग इतना खतरनाक रोग है कि थोड़ी सी ज्यादा अगर हो जाती है, तुरंत अगर इलाज नहीं करवाया जाए तो ये एक मौत का कारण बन सकती है। तो ये सब नहीं होना चाहिए किसी के साथ। तो आप जल्द से जल्द अगर ऐसा कुछ होता है तो चिकित्सक से जाकर आप मिल सकते हैं और वहां से आप इलाज करवा सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोग के लिए टोटल 11 क्वेश्चन हम लेकर के आए, जो कि 2 मार्क्स का था। यानी 11 दूनी 22 मार्क्स का यहाँ पे क्वेश्चन हम आप लोग को बता चुके हैं। इसमें से बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में सेम टू सेम उतार दिया जाएगा। तो इस वीडियो को आप अगर पूरी तरह से देख लिए हैं बिना स्किप किए, तो आप एक और काम कर लीजिए, और वो कौन सा काम है कि आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप हमसे ये PDF ले लीजिए, ताकि आपको
इस पीडीएफ को 1 से 2 बार कुछ दिन बीच करके 2, 4, 5 दिन या 10 दिन 15 दिन बीच करके आप इस पीडीएफ को एक बार पढ़ लीजिए। 11 क्वेश्चन है, पढ़ने में 11 मिनट भी नहीं लगेगा और एक बार सही सलामत पढ़ लिए 1 से 2 बार तो 100% आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो फिर देर किस बात की, आप जल्द से जल्द वीडियो को अगर देख चुके ही हैं पूरी तरह से तो इस पीडीएफ को भी ले लें। और अगर चैनल पे नए आए हो दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी बताएं कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, ताकि हम आगे और इससे भी बेहतर वीडियो बना सकें आप लोग के लिए। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ इसी उम्मीद के साथ।